जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं। थंबनेल पे जो लिखा है कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में एसएसटी में जिसका विषय एक इतिहास है, उसमें पहली बार में सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ 3 किताबों को आप फॉलो करेंगे तो आप पहली बार में ही सिलेक्शन पा सकते हैं। कैसे, देखिए हम साथियों के साथ आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सफलता पाने के लिए कोई ये नई किताब नहीं है, इसके बारे में आप भी सुन रखे होंगे। यह किताब एनसीईआरटी 12th के इतिहास की है, जिसमें 6 से लेकर 12th तक के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। या तो आप 6 से पढ़ें या फिर आप 12th की ही बुक को पढ़ें। 6 के बुक से पढ़ने में छोटा छोटा काफ़ी दिक्कत होता है सिलेबस, लेकिन अगर इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट 12th की ही 3 भाग में विभाजित जो बुक है उसको पढ़ते हैं तो आपका सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट लेसन है, जिससे प्रश्न बनते हैं, वो सारे लेसन इसमें दिए हुए हैं। तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th की इतिहास को पढ़ना है, जिसके 3 भाग हैं। 3 भाग में यह बुक विभाजित है। पहले भाग में आप देखिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं। यहाँ पे पहले भाग में ईंट, मनके और अस्थियां, जो 6 में आप पढ़ते हैं वही चैप्टर है, लेकिन ये अब 6 से लेके पूरा 12th तक का जो भी है सारा इसी लेसन में दे दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और इसका जो दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, यह आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। और तीसरा लेसन बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज, ये देखिए ये सारा है। तो इस तरह से ये भाग 1 में कुल विषय 4, मतलब भाग 1 में ये 4 लेसन है। और देखिए दूसरे भाग की जो बुक है उसकी शुरुआत 5वें लेसन से होती है, यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। जो भी यात्रियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर है भक्ति, सूफी परंपरा, लेसन 6 का है, यह दूसरे भाग के लेसन 6 में। फिर यहाँ पे देखिए 7वां चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी, जो विजयनगर से प्रश्न आते हैं। इसमें सारा कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। किसान, जमींदार और राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी का है, मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें दिया हुआ है। फिर राजा और विभिन्न वृत्तांत, यह भी मुगल दरबार के बारे में दिया हुआ है, लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक। फिर आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में विषय 10वें लेसन से शुरुआत होता है। आधुनिक भारत के बारे में इसमें दिया है, और दूसरे भाग में मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और पहले में प्राचीन भारत के बारे में दिया हुआ है। तो अब तीसरा भाग देखते हैं, जिसकी शुरुआत आधुनिक भारत से होती है। लेसन 10 में दिया है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। फिर है लेसन 11 में विद्रोही और राज्य, 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित यह लेसन है। फिर है लेसन 12 में जो दिया हुआ है औपनिवेशिक शहर, नगर योजना और स्थापत्य। तो जो अगला चैप्टर देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यह सारा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे भी आगे का। फिर है अगले चैप्टर में विभाजन को समझना। तो यहाँ पे देखिए राजनीति, स्मृति, अनुभव, और अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से तीनों भागों में विभाजित करके आपको सिर्फ कक्षा 12 के तीनों एनसीईआरटी के भाग में विभाजित जो बुक है उसे पढ़ना है, जिससे आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। पहले भाग का जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, उसमें देखिए 600 ईसा से लेकर 600 ईस्वी तक का, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का दिया हुआ है। इसमें देखिए सांची के बारे में, सांची का एक झलक इसमें बताया गया है। सांची के बारे में कैसे, देखिए इसमें स्तूप संबंधी जितनी भी जानकारी है सारी कुछ बारीकी से दी गई है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूपों की संरचना क्या है। तो ये सब चीज़ किसी भी आपको गाइड में नहीं मिल सकता है, ये सब चीज़ आपको एनसीईआरटी की बुक में ही मिल सकता है। आगे भी देखिए यहाँ पे स्तूप के बारे में दिया हुआ है कि सर आधारित अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नीति। यहाँ पे इस स्तूप की खोज कैसे हुई, देखिए 1796 में एक स्थानीय राजा को मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने इसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। तो ऐसे देखिए उनको यहाँ पे अमरावती और सांची के स्तूप के बारे में पता चलता है। 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की, और उन्होंने मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए।
इतनी बारीकी से इस स्तूपों के बारे में जानकारी आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए मूर्ति कला से संबंधित है। फिर यहाँ पे सांची में देखिए 1818 में सांची की खोज हुई। तो ये अभी प्रश्न पूछेगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कब खोज हुई, किसने खोज की। बहुत ऐसी कोई गाइड होगी जिसमें ही मिलेगा। किसी गाइड में एक के बारे में मिल भी जाएगा तो दूसरे स्तूप के बारे में नहीं मिलेगा। लेकिन इस सब को पढ़ने से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए महायान बौद्ध मत का विकास है। हीन यान या थेरवाद क्या है। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना डीप में जाकर क्यों किताबों में पढ़ा रहे हैं या किताब बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर आपको किसी ने नहीं बताया अभी तक तो आप नहीं एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसको देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। इसको आप गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सरकारी ऐप भी है, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है कि जो चैप्टर देता है उसके पीछे जो ये काल रेखा देता है महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव, वह देखिए यहाँ पे ये सब आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। कैसे कैसे प्रारंभिक वैदिक परंपराएं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 से 500 उत्तर वैदिक, फिर लगभग 6ठी शताब्दी उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ। फिर देखिए 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और दैवी पूजन का प्रारंभ कब होता है तो 2री सदी के ईसा पूर्व से पहले होता है। फिर लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर हैं। फिर यहाँ देखिए काल रेखा, दो प्राचीन इमारतों मूर्तियों की खोज और संरक्षण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही मिलता नहीं है और ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं जो भी अभी तक पेपर हो रहे हैं इधर, उसमें ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं और प्रश्न जो आ रहे हैं उसके उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में, फिर 34 में राजा राम लिखित ये आर्टिकेट कनिंघम ने सारनाथ स्तूप की छानबीन की। देखिए सारनाथ स्तूप की छानबीन कनिंघम ने की थी। 35 से 42 में जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। फिर 1851 में मद्रास की गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हो रही है। 54 में देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने विल्सा टोप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। कल आए दिन में ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो 1878 में देखिए राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक बुद्ध गया, ये उनकी पुस्तक है, शाक्य मुनि प्रकाशन। 80 में देखिए H.H. कोल को प्राचीन इमारतों और संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे देखिए ये सब चीज़ें कहीं भी आपको देखने किसी गाइड में नहीं मिलेंगी, ये सब एनसीईआरटी की ही गाइड में मिलेंगी और यहीं से प्रश्न बन भी रहे हैं। भाग 1 का जो चैप्टर 1 है उसकी देखिए ईंट, मनके और अस्थियां, इसमें आपको परिभाषिक शब्द, स्थान, काल, ये सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। आगे देखिए इस चैप्टर में कितने अच्छे तरीके से ये बताया गया है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति, यहाँ पे बस्तियों की कुल संख्या, कहाँ पे कितने बस्ती अभी तक मिल चुकी है, देखिए इसकी यहाँ पे टोटल जानकारी दी हुई है। आगे देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में दिया हुआ है। इस चैप्टर के काल रेखा देखिए, पाई पुरातत्व के विकास के जो प्रमुख चरण है यह भी दिया हुआ है। ये सारा कुछ दिखाने का मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक पे विश्वास करिए और अभी भी समय है, आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए, सब सही है, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आपका कोई भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको यह सब स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे हैं। भाग 2 जो मध्यकाल से संबंधित है एनसीईआरटी की 12th की, उसमें देखिए जो यात्री आए हैं वो वृतांत छोड़ गए हैं, उनके बारे में कि मार्क पोलो, इब्न बतूता, ये सब यात्री जो विदेशी यात्री आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे आप देखिए, इसको विस्तार से देखते हुए जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ धार्मिक शिक्षक, तो ये जो धार्मिक शिक्षक के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, फिर विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं। इसकी खोज देखिए विजयनगर की 1800 में कालिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई और खोज की गई। 1856 में अलेक्जेंडर गर्निलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिया और पूरा स्थल की मंदिर की दीवारों पर अभिलेखों का J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। फिर 1902 में जॉन मार्शल के अधीन यह संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ विजयनगर का। फिर देखिए 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल भी घोषित किया गया। तो इस तरह से मध्यकालीन इतिहास के बारे में भाग 2 की जो बुक है उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
आगे देखिए यहाँ पर मुगल काल से संबंधित इस चैप्टर में दिया गया है मनसबदारी व्यवस्था है। देखिए मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव, जो भी मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव थे उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी छोटी छोटी इसमें जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए 1889 में शुरू हुआ था, अबुल फजल ने शुरू किया था अकबरनामा। 13 वर्षों तक कार्य करने के दौरान कई बार उस प्रारूप में सुधार किया गया और इतिहास की घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर अकबरनामा आधारित थी। 3 जिल्द में ये विभाजित था और अभी देखिए ये 3 जिल्दों में विभाजित था, यहाँ दिया है। फिर उसमें से यहाँ अबुल फजल का एक शिष्य था जो इसने, ये प्रश्न आया था टीजीटी में इस बार। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है, और इनकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए कहा और नियुक्त किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है और इसकी भी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द 10 वर्षों का ब्यौरा देता है। तो जो प्रत्येक इसकी जिल्द है उसमें 10 वर्षों का ब्यौरा मिलता है। लाहौरी ने बादशाह के शासन में 1627 से 47 तक में पहले 2 दस्तों का इतिहास, पहला और दूसरा दफ्तर लिखा है और इन जिल्दों में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी ने पहले 2 जिल्दों को लिखा और सुधार कौन कर रहा है, तो इसमें सुधार कर रहा है सादुल्ला खान ने। फिर बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा था। यही पूछा था कि इस बार टीजीटी में किसने लिखा था। बादशाहनामा का ये सफ़र है, देखिए इसे विस्तार से। इसी चीज़ को देखिए काल रेखा चैप्टर के पीछे में विभाजित करके दिया है कि बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि को तिमूरियों ने पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनाया और तुर्की भाषा में लिखे गए संस्कर किसी तरह के एक तूफान से बचा लिया गया। 1530 में लिखा गया है। फिर देखिए लगभग 1587 में गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत हो रही है और 1589 में बाबर के संस्मरणों पर का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद कराता है अकबर। फिर यहाँ पे 1589 से 1602 में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य होता है। फिर देखिए 1605 से 22 तक जहांगीर ने जहांगीरनामा नाम से अपना संस्करण खुद लिखा था। फिर 1639 से 47 तक लाहौरी द्वारा बादशाहनामा के 2 दफ्तरों का लेखन किया गया और 1650 में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे शासक के इतिवृत्त लेखन की शुरुआत की गई और 1668 में मोहम्मद काजिम द्वारा अकबर के शासन काल के पहले 10 वर्षों के इतिहास को आलमगीर नाम से संकलन किया गया है। तो देखिए इतना विस्तार से आपको ये सारी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में। मेरी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन आपकी सफलता के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है।